नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। हमने अब एक नई सीरीज शुरू की है इसी में, जो एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उन पर हम शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th की हमने शुरू की है और क्लास 12th की भी हमने ये सीरीज़ शुरू की है। इससे पहले की मेरी वीडियोस में आपने कुछ सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस बोर्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस देखे थे। अब हम अलग अलग टॉपिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं जो कि या तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। तो क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए हमने शुरू किया है। तो ये एक सीरीज़ है जिसको हम पार्ट्स में करेंगे। हर रोज़ हम अलग अलग टॉपिक से जो या तो प्रीवियस ईयर्स में कभी पूछे गए क्वेश्चंस है या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये एफएक्यू की सीरीज़ है, आप इसको ज़रूर देखें तो आपको कुछ न कुछ इसमें बेनिफिट होगा और ज़रूर आपके ये क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करेंगे। तो आज जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लास 12th के लिए हम शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 12th के लिए है और टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं वो नॉर्मली एमसीक्यूज में आते हैं या फिर 3 मार्क्स में आते हैं या फिर वो केस स्टडी में वो क्वेश्चन हमको मिलते हैं। तो 8 मार्क्स जैसा कि वेटेज है पूरी यूनिट का, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स का मिलेगा जो कि केस बेस्ड होगा, तो ये तो रहता ही है क्वेश्चन। इसके अलावा हमें 3 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन मिला हुआ है, तो ये हमें डिस्कस करना है क्योंकि 31 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 32 से लेकर के 30, 32, 33, 34, 35 ये 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये 31 क्वेश्चन है यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चॉइस में हमें मिला हुआ है, तो हम इन दो क्वेश्चंस की हेल्प से, जो कि क्लास 12th में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाना है क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आप शुरू करते हैं क्लास 12th। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर जो है वो बेइस थ्योरम पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बेइस थ्योरम का भी हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पे, और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो पूछी जा सकती है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुल मिला के 2-3 टॉपिक हैं जिनमें से आपका 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर भी क्वेश्चन अक्सर आपको दिखेगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? A card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards is lost। देखिए, तो 52 कार्ड्स हैं जो आपके पास, उसमें से एक वन कार्ड लॉस्ट, वन कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। अब जो बचे हुए कार्ड है, यानी जो आपने 52 कार्ड्स हैं उसमें से एक कार्ड आपका लॉस्ट हो गया, तो रिमेनिंग 51 कार्ड्स में से आपने अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम एंड इज फाउंड टू बी अ किंग, और ये किंग मिला हमको, ऐसा ये कह रहा है। रिमेनिंग कार्ड्स में से जब कार्ड आपने ड्रॉ किया, फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग। यानी जो आपने कार्ड लॉस्ट किया है, जो खो गया है जो कार्ड, वो किंग है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा हमें पता करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपको कॉन्सेप्ट में देता हूं। जो बेइस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। तो बेइस थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम किस तरह से रिवर्स प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यानी बेइस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होता है, जब बेइस का कॉन्सेप्ट आता है तो सबसे पहले पार्टीशंस आते हैं, E1 एंड E2 या E3, कितने पार्टीशंस हैं डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स
is lost from the remaining cards of the pack, a card is drawn at random. तो यानी बचे हुए कार्ड्स में से आपने कार्ड ड्रॉ किया, लेकिन अब आपको ये देखना है कि जो आपका लॉस्ट कार्ड है वो किंग है या नॉन किंग है, ये आपके पार्टीशंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे इवन हमारा हो जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं इवन इज इक्वल टू लॉस्ट कार्ड इज अ किंग कार्ड। अगर लॉस्ट कार्ड हमारा किंग कार्ड है तो ये तो इवन हो गया, और E2 हो गया हमारा जो लॉस्ट कार्ड है, लॉस्ट कार्ड इज अ नॉन किंग कार्ड, यानी वो किंग कार्ड नहीं है, लॉस्ट कार्ड। और अब आप देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी अ किंग। अब जो ए इवेंट है वो हमारा है जो कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। कार्ड जो ड्रॉ किया आपने, जो कार्ड ड्रॉन इज अ किंग कार्ड। ये अब आपने इतनी चीजें इसमें नोट कर लेनी। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए। समझना क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कि अगर इवन है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी इवन, यानी लॉस्ट कार्ड किंग है, एक कार्ड आपका जो खो गया वो किंग है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये अब आपको यहाँ पर देखनी है। तो लॉस्ट कार्ड अगर किंग है तो वो आउट ऑफ 4 होगा, क्योंकि 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 किंग कार्ड्स हैं। तो इन 4 में से कोई होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गया, टोटल 52 हो गया। तो P इवन जो है वो आपका 1/13 हो गया। तो ये हमने लिख लिया। इसी तरह से PE2 लिख लेंगे। तो PE2 क्या होगा ये देख लेते हैं। तो PE2 का मतलब है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो किंग नहीं है। किंग नहीं है तो रिमेनिंग 48 में से होगा। तो ये हो गया 48/52। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 से 12 टाइम्स कटेगा, 4 से 13 टाइम्स कटेगा, 12/30। तो ये इवन E2 की प्रोबेबिलिटीज हो गई कि लॉस्ट कार्ड अगर किंग है तो 4/52 1/13, और लॉस्ट कार्ड अगर नॉन किंग है तो 12/13। अब हमें देखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों की। तो दोनों केसेस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। हम ये पता करते हैं कि P अगर वो लॉस्ट कार्ड किंग है तो फिर किंग आने की प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग कार्ड में से क्या रह जाएगी। तो A/इवन मतलब इवन हो चुका, यानी लॉस्ट कार्ड किंग है ऐसा आपको पता है। तो फिर रिमेनिंग 51 जो कार्ड्स हैं उसमें अब आपके पास केवल 3 किंग्स रह जाएंगे, क्योंकि आपने एक किंग कार्ड को लॉस्ट कर दिया है, यानी खो दिया है। तो अब जो किंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/51 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इवन हो चुका मतलब लॉस्ट कार्ड इज अ किंग कार्ड। इसके बाद सिमिलरली हम क्या करेंगे, A/E2 करेंगे। E2 का मतलब है अगर आपका लॉस्ट कार्ड नॉन किंग है, नॉन किंग है मतलब 48 में से कोई एक कार्ड लॉस हुआ, तो यानी अब आपके पास 4 किंग वहां पर हैं। तो 4/51, क्योंकि टोटल कार्ड तो 51 ही है। तो लॉस्ट कार्ड अगर किंग है तो आपके पास 3 किंग बचे, उसमें से 3/51 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी इवन हो गया। E2 हुआ अगर लॉस्ट कार्ड नॉन किंग है तो फिर आपके पास स्टिल 4 किंग्स हैं, बट आउट ऑफ 51 है तो 4/51 प्रोबेबिलिटी होगी। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ द लॉस्ट कार्ड इज फाउंड टू बी अ किंग। ये पता है आपको कि लॉस्ट कार्ड किंग है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग है, लॉस्ट कार्ड नहीं, कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। कार्ड जो ड्रॉ किया है वो किंग है, तो वो लॉस्ट कार्ड में से है ऐसा बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बेइज थ्योरम लगाएंगे। अब बेइज थ्योरम क्या कह रही है कि ये कह रहा है किंग तो आ चुका, जो कार्ड आपने ड्रॉ किया वो किंग है, यानी ए हो चुका है, जो ए इवेंट हमने लिया है वो हो चुका है। अब वो आपने लॉस्ट कार्ड में से है तो E1/A हमें निकालना है, ये बेइज थ्योरम है। तो बेइज का फॉर्मूला क्या कहता है, बेइज का फॉर्मूला कहता है कि अगर आप E1/A निकाल रहे हैं तो P1 मल्टीप्लाइड बाई PA/E1 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल मतलब P1 मल्टीप्लाइड बाई PA/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाइड बाई PA/E2। तो ये आपने याद रखना है, ये आपका बेइज थ्योरम का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यूज डालेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे।
सो लेट अस पुट दी वैल्यूज, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हम वो डाल देते हैं इसमें। तो P E1 अपॉन A इज इक्वल टू P E1 कितना है 1/13 मल्टीप्लाइड बाई A बाई E1 कितना है, A बाई E1 ये है 3/51 डिवाइडेड बाई फिर से वही 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 3/51 प्लस फिर PE2 है 12/13 मल्टीप्लाइड बाई A बाई E2 है 4/51। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आता है देखते हैं। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पे अब आप देखें 13 इंटू 51 जो है ऊपर भी आ रहा है, तो ये 3/13 इंटू 51 ऊपर भी है, और नीचे ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 है और ये 12 4 जा 48, 48 और 3 51/13 इंटू 51 ये है। तो आपने एलसीएम ले लिया नीचे भी, क्योंकि नीचे दोनों के सेम नंबर है, तो ये 3 और 12 4 जा 48, 48 प्लस 3 51। अब ये अब आपका यहाँ पे 51 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब पास बचा है 13 कट जाएगा और ये बचा है 3/51 और ये हो गया 1/17। सो 1/17 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये किस तरह से हम करेंगे। बी पार्ट में इसको हम अब इरेज कर देते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बायस्ड डाई इज अ ट्वाइस, अ बायस्ड डाई का केस है। ये देखिए, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बायस्ड डाई इज twice as likely to show as an even number as an odd number। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायस मतलब होता है अनफेयर, फेयर टॉस नहीं है, दिस इज अनफेयर टॉस। तो पहले तो आपको टर्मिनोलॉजी का भी क्लियर होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि कैसे आंसर करना है। तो यहाँ पे हमें कहा है कि बायस्ड डाई है, तो बायस्ड डाई में क्या हो रहा है कि इज ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज एन ऑड नंबर। मतलब उसमें इवन नंबर दिखाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है ऑड नंबर की। मतलब अगर मान लीजिए P1 या फिर P3 जो कि ऑड नंबर हैं, या फिर P5, ये जो ऑड नंबर हैं इनके आने की प्रोबेबिलिटी अगर थोड़ी देर के लिए मैं A मान लेता हूँ, तो वो कह रहा है कि जो इवन नंबर्स हैं यानी 2 या फिर 4 या फिर 6, यही हो सकते हैं, इसके आने की प्रोबेबिलिटी डबल है। तो यानी ऑड नंबर आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डबल है उसकी। तो ऐसा ये अनफेयर टॉस है, इस तरह का बायस्ड डाई है हमारे पास। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मल होता है अगर ये फेयर होता तो P1 आने की या फिर 2 आने की या फिर 3 आने की या फिर 4 आने की इस डाई में या फिर 5 आने की इस डाई में और 6 आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, इक्वली लाइकली, यानी 1/6 होती है। कब होती है, जब ये फेयर टॉस होता है, यानी अनबायस्ड जब होता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर ये अनबायस्ड होता तो कुछ इस तरह का होता कि सबकी 1/6 होती, बट यहाँ पर ये बायस्ड है यानी अनफेयर है। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जितनी है उसकी डबल जो है वो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे समझते हैं। तो ये एक पहली बात तो ये समझ लेनी है आपको, फर्स्ट स्टेप यही है इसका इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा है कि सच अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ऐसी डाई को आपने 2 बार टॉस किया, ट्वाइस टॉस किया, ट्वाइस टॉस्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो मैंने अभी कहा, अभी बेस का हमने किया था, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का। 2 कॉन्सेप्ट आपके होते हैं प्रोबेबिलिटी के, दोनों यहाँ पर आपको आ गए हैं। कंडीशनल तो ऑलरेडी इनबिल्ट होती ही है हर कॉन्सेप्ट में। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है आपने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सिक्सेस। तो नंबर ऑफ सिक्सेस की पहले प्रोबेबिलिटी देखते हैं, नंबर ऑफ सिक्सेस। ये नंबर ऑफ सिक्सेस क्या है आपके पास, ये आपका रैंडम वेरिएबल होगा जो कि x होगा।
लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले तो अब आपको इस ए का कुछ करना पड़ेगा, ए के लिए आपको कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम कर लीजिए कि आपको पता है कि सब सारे जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम करूं तो वो 1 होना चाहिए। तो मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, ये तो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इन सब का आना मतलब ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गया, मतलब सारे के सारे आ गए तो सबका सम 1 से 1 ही होना है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो 1 आपका ए है, 2 आपका 2a है, 3 आपका फिर से a है, 4 आपका फिर से 2a है, 5 आपका फिर a है और 6 आपका फिर से 2a है इज इक्वल टू 1। तो कितना हो गया 2 1 3 2 5 6 8 9, तो 9a इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/9। तो एक चीज तो आपने ये पता कर ली कि आपका ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/9 है, a है, और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, यानी 2 × 1/9। अब नंबर ऑफ सिक्सेस पे आते हैं। तो अब हम 6 आने की प्रोबेबिलिटी पहले देख लेते हैं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस क्वेश्चन में। तो पहले 6 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी P6, 6 तो इवन नंबर है तो यहां से है तो ये 2/9 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, नॉट गेटिंग 6 तो नहीं आने की 1 - 2/9 होगी जो कि 7/9 हो जाएगी। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 2/9 है और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 7/9 है। अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, यहां पर से इसके बाद इतना करने के बाद अब देखिए नंबर ऑफ सिक्सेस 2 बार आपने टॉस किया है। नंबर ऑफ सिक्सेस क्या क्या आ सकते हैं वो देखते हैं। सो लेट मी राइट दी वैल्यूज ऑफ x फर्स्ट। तो हमारा जो x है, जो रैंडम वेरिएबल में कह रहा हूँ x होगा हमारा, वो x देखते हैं क्या क्या होगा। सो x की जो वैल्यू है वो 2 बार आप टॉस कर रहे हैं इस डाई को, तो हो सकता है कि x 0 आए, मतलब दोनों बार आपका 6 ना आए, या ऐसा हो सकता है कि एक बार 6 आ जाए एक बार ना आए, या फिर दोनों बार 6 आ जाए। तो x कैन टेक दीज 3 वैल्यूज 0 1 2। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल जब भी हम करते हैं तो ये x डिनोट करता है जो रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ सक्सेसेस। नंबर ऑफ सक्सेसेस यहाँ पर 0 का मतलब है कि आपका एक बार भी 6 नहीं आएगा। 1 का मतलब है कि एक बार 6 आ सकता है। 2 का मतलब है दोनों बार 6 आएगा। अब हम इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे क्योंकि 6 की प्रोबेबिलिटी आना, 6 आने का और नहीं आने का हमें मालूम है, हम ये सब यहाँ तक कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी x0, प्रोबेबिलिटी x0 क्या होगा देखते हैं। यानी x0 मतलब कि कोई भी 6 नहीं आएगा। 6 नहीं आएगा तो मतलब अदर देन 6 कोई नंबर आएगा, तो वो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 6 की वो 7/9 है। तो 0 मतलब एक बार भी 6 नहीं आया, तो 7/9 आया, फिर से दूसरी बार टॉस किया, फिर से 7/9, यानी नॉन 6 नंबर आ गया, ये 49/81 हो गया। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी x1 करेंगे। 1 का मतलब है कि एक 6 आया, तो 6 आया, मान लो टॉस किया 6 आ गया तो 2/9 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन फिर दूसरा टॉस किया तो अब 7/9 होना चाहिए क्योंकि अब 6 नहीं आना है क्योंकि एक ही 6 आया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले टॉस किया तो 6 नहीं आया यानी 7/9, और फिर टॉस किया तो फिर 6 आ गया यानी 2/9। तो ये अब आपका हो गया 7 2 जा 14/81 प्लस 14/81 जो कि हो गया 28/81। तो ये अब आपका केस कौन सा हो गया कि एक 6 आने का केस हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2। x2 का मतलब क्या है, x2 मतलब दोनों बार 6 आया। पहला टॉस किया तो 2/9 यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी, फिर से टॉस किया फिर से 6 आने का, यानी ये हो गया 4/81। तो अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई, कोई 6 नहीं आना इसकी प्रोबेबिलिटी, एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी और दोनों 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब आपको इसको एक टेबल में लिख लेना होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल में ये वैल्यूज़ को डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल तैयार कर देते हैं जिसमें हम ये सारी वैल्यूज़ लिख देंगे, x और x। तो x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास और px की भी वैल्यूज़ हैं।
ठीक है, ये हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास टेबल बन गई है। इस टेबल पे अब हम ये वैल्यूज को डालते हैं। सो लेट मी राइट, ये हमारा x को डिनोट कर रहा है, ये हमारा px को डिनोट कर रहा है। तो x है 0, 1 एंड 2 और px क्या है, पहला वैल्यू है 49/81, दूसरा 1 पे है हमारे पास 28/81 और तीसरा है हमारे पास 4/81। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप हमेशा ये चेक करेंगे कि ये जो नीचे वाली लाइन आई है इसमें सबका सम जो है वो 1 है कि नहीं है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है हमेशा। तो हम देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 4, 8 और 4 12, 12 और 9 हो गया 21, 2 कैरी, 2 2 4, 4 4 8, यानी 81/81 दैट इज 1। सो ये आपका करेक्ट बन गया। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जैसा कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या क्या था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन भी पूछा है तो हम मीन भी यहीं पर निकाल देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में मिलता है। तो यहाँ पे मीन निकालने के लिए आप इसी टेबल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। इसको आप ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं आप। लेट मी ड्रॉ इट, ये आपकी ये बना देते हैं यहाँ पे और ये वापस ये सब कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। ये मीन के लिए आपको करना होता है, जब आपको मीन भी पूछा जाएगा तो फिर आप इस तरह से इसको करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपने x इंटू पी एक्स, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ऊपर से और नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 0 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 0 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 28/81 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8/81 हो गया। और अब उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन, जिसे हम मीन कहते हैं, वो हम लिख देते हैं। मीन इज इक्वल टू EX इज इक्वल टू इनका सम, सिग्मा XI PXI। तो इनका सम यानी 28, पहला तो 0 ही है, 28/81 प्लस 8/81, तो ये हो गया हमारे पास 36/81। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप काट सकते हैं इसको। अब आप 3 से काटेंगे तो 3 12 जा एंड 3 27 जा, फिर से 3 4 जा एंड 3 9 जा, सो 4/9। सो 4/9 इज द मीन। तो ये अब आपका मीन निकला। इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और दो कॉन्सेप्ट आपको देकर के गए हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी में आपको जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो लगभग इस तरह की ही हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आई होप कि आपने इसको ठीक से समझा होगा और आप ज़रूर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये हमारी सीरीज चल रही है। आपने अगर सैम्पल पेपर्स या पुराने जो हमारे पेपर्स हैं उनकी अगर आपने वीडियोस देखनी है तो इस चैनल में आप जाकर के देख सकते हैं। हमने बहुत सारे पेपर्स को डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक नई सीरीज़ है जिसमें आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।